बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासिर खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है जो केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट है उनको आप हम आज डिस्कस करेंगे। इन कंसेप्ट में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो मैटर का है। अब हम मैटर को डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या चीज़ है, ये किस किस चीज़ से बना है। तो मैटर मैटर की डिफिनीशन इस तरह होगी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज़ जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कोई मास हो उसे हम मैटर कहते हैं। लेट सपोज हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा किया, ये मैटर है और इसमें ये जो छोटे छोटे डॉट आपको नज़र आ रहे हैं इनको ये एटम्स है, क्योंकि मैटर जो है ना वो इन छोटी छोटी एटम्स से बना है। अब ये स्ट्रक्चर ये किसने देखा है, मतलब ये कहाँ से आया है, तो ये जो STM माइक्रोस्कोप है ना, स्कैनिंग एंड टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसी ने ये स्ट्रक्चर लिया है। और इसी माइक्रोस्कोप के तहत जो मैटर का स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर है, वो स्फेरिकल बताया गया है कि कोई भी एटम जो है ना वो स्फेरिकल होता है। जब बात स्फेरिकल की हो गई, मतलब स्फेयर की हो गई, तो ज़रूरी बात है कि इसमें कोई ना कोई रेडियस होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इसको हम ज़रा बड़ा करके देखें तो ये इस तरह होगा। ये सेंटर से जो आउटर मोस्ट शिल तक, ये लास्ट बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है, इसे हम रेडियस कहते हैं, इसे हम रेडियस ऑफ एटम कहते हैं। अब रेडियस ऑफ एटम जितना भी ज़्यादा होगा तो एटम का साइज भी इतना ज़्यादा होगा। मतलब रेडियस ऑफ एटम अगर बढ़ेगा तो एटम का जो साइज है वो भी बढ़ेगा। अब इसके बाद वॉल्यूम की बात आती है। वॉल्यूम के एटम का वॉल्यूम कितना है, तो एटम का वॉल्यूम है 4/3 πr³ ये एटम का वॉल्यूम है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ एटम है। डेंसिटी ऑफ एटम जो है वो बराबर है एटॉमिक मास डिवाइड बाय एटॉमिक वॉल्यूम। अब एटॉमिक मास इसका मतलब है कि एक एटम का जो कितना मास होता है, एक एटम का मास होता है वो एटॉमिक मास होता है, मास ऑफ वन एटम। अब एटॉमिक वॉल्यूम हमने ऑलरेडी बताया है कि 4/3 πr³ के बराबर होता है। तो ये जो बेसिक टर्म्स है, इनको आपने याद करना होगा, क्योंकि ये अक्सर बाज़ एग्ज़ाम में ये आते हैं। इसके बाद जो है ना वो है कंस्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ एटम, के एटम किन चीज़ों से बना है, मैटर किन चीज़ों से बना है। तो उनमें सबसे पहला जो टर्म है वो है एटम। अब हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटम क्या चीज़ है। तो एटम एटम जो है ना वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट। एक ऑर्डिनरी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम एटम कहते हैं, और जो केमिकल एलिमेंट को बनाता है। लेट सपोज हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन एक एटम है, ये और दूसरा एटम है। ये दोनों अगर हम इन दोनों को एक जगह लाए, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये अनस्टेबल होते हैं। जब ये अनस्टेबल होते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक जगह आ जाते हैं और ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देता है। ये मॉलिक्यूल जो है ना ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर इसे आप देखें तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब इसमें ये एटम कंबाइन हुए हैं और इन दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों अनस्टेबल थे, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो इन दोनों की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के साथ साथ इन्होंने एनर्जी रिलीज कर दी। और एनर्जी रिलीज कर दी तो हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो रिलीज हो गई है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो गई है, तो एनर्जी रिलीज हुई है डेल्टा एच के फॉर्म में। जो हमने यहाँ लिखा है कि डेल्टा एच जो है ये एनर्जी रिलीज्ड है। अब हम इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं HCl का। HCl में दो एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक क्लोरीन होता है। हाइड्रोजन का जो प्लस है ये मतलब ये कैटायन है, और इनको हम बाद लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कैटायन और एनायन के बारे में होगा, और एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर इसको हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये दोनों अनस्टेबल थे, ये दोनों कंबाइन हुए और इन्होंने एनर्जी रिलीज की डेल्टा एच के फॉर्म में। इस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस के थ्रू, क्योंकि एनर्जी जो है ना ये यहाँ रिलीज हो गई है, इसीलिए हम इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक स्टेबल मालिक्यूल हमें दिया गया है वो है HCl। ओके। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, मतलब ये किन पार्टिकल से बना है। तो इनमें
3 जो है वो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे। ये जो है ये मेन है। नंबर 1 जो इनमें है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन वो कोई चार्ज नहीं कैरी करता, मतलब वो न्यूट्रल है। अब हम इनके मास के बारे में बात करेंगे, और जो इसका जो मास चार्ज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और इसका चार्ज चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम से, और इसका चार्ज जो है वो है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन का चार्ज है। और मास जो है प्रोटॉन का वो है 1.673 क्रॉस 10⁻24 ग्राम। अगर इसको हम किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते, किलोग्राम से इसको चेंज करते, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से जब हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हमें देगा 1.673 प्लस 10⁻27 kg। ये आपको लाजमी याद रखना होगा, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह का जो मास है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अब सेकंड नंबर पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है, वो है माइनस। देखो, ये प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ हम इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल आपने नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप यहाँ कोई भी चीज़ नहीं लिखेगा तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं। तो प्लस को आपने यहाँ जाहिर करना होगा, और माइनस को भी आपको आप लोगों ने लिखना होगा, क्योंकि इससे हमें इसका जो चार्ज है उसके बारे में पता चलता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास है 9.1 क्रॉस 10⁻⁻28 ग्राम। ये हमारे पास ग्राम में है, बहुत ज़्यादा कम मास है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद इसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो मास है किलोग्राम में, ये हमें मिल गया 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg। अच्छा, इसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो है 1.675 क्रॉस 10⁻24 ग्राम। अब अगर इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.675 क्रॉस 10⁻27 kg। अब अब बात आती है इसकी कंपैरिजन के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग अक्सर ये कहते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब इनकी वैल्यू बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है जो वो तकरीबन, मतलब इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर यहाँ हम देखें मास ऑफ प्रोटॉन में, तो ये हमारे पास है 1.673। ऊपर जो पावर है वो सेम है। ओके, -24 यहाँ भी है, -24 यहाँ भी है। लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ ओनली एक डिजिट का डिफरेंस है, वो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। तो ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। तो ये पॉइंट को आपने नोट करना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस लेक्चर। ओके, इसके बाद जो होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क है, मतलब ये दोनों एक जैसे है या इनमें कोई डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास है 1.673 क्रॉस 10⁻24। यहाँ पावर 24 है, और बस जो टर्म है उनमें भी डिफरेंस है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की मास को देखें तो वो है 9.1 क्रॉस 10⁻28। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मास प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है। अगर हम हम ऐसे भी कहते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो बहुत ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एज़ कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका मास इतना ज़्यादा कम है। अब इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो एटम का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह है कि ये जो भी एटम है, ये उसको हम इसके लिए हम एक्स लिखते हैं, और ये ए है, जेड। ए से क्या मतलब है? ए का मतलब है एटॉमिक मास और मास नंबर।
ये हमें एटम का एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है, और या मास नंबर। अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों को अगर हम सम करें, इन दोनों के एडिशन से हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक मास मिलेगा हमें, या मास नंबर मिलेगा। अब एटॉमिक मास इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रोटॉन का जो मास होता है और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, ये दोनों कंबाइन कर जाए तो इससे एटम का मास बनता है। इसीलिए हम इसे एटॉमिक मास से भी जानते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर। अब हम जानेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। अब इसे एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं? एटॉमिक नंबर इसे इसलिए कहते हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, जो जो भी एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे होगा, फर्स्ट नंबर पर जो भी एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो एटॉमिक नंबर उसका जो है, वो एटॉमिक नंबर उसका 1 है, और वो पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसी तरह ही हमें एटम का जो नंबर है वो हमें ज़ाहिर करता है, इसीलिए हम इसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो गाइस, ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगला लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह एटम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। इसको हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। बहुत डीपली हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।